सुबह की चाय की वो मिठास, हम सब इसे कितनी आसानी से टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना? चीनी सस्ती है, आसानी से मिल जाती है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि किसी दिन अचानक इसी रोजमर्रा की चीज की कीमत दुगनी हो जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये महंगाई किसी बहुत बड़े तूफान का, एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था के चरमराने का पहला संकेत हो। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसा ही किस्सा निकालने वाले हैं। एक ऐसा दौर जो बाहर से बहुत मीठा और सुरक्षित लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मामला कुछ और ही था। हम बात कर रहे हैं 1990 के उस ऐतिहासिक आर्थिक संकट की। एक ऐसा वक्त जब हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि रातों रात भारी सुरक्षा के बीच देश का सोना हवाई जहाजों में लादकर देश से बाहर भेजना पड़ा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक साधारण से घरेलू सामान के महंगे होने और देश के खजाने के खाली होने के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो दशकों से समाजवाद के उस आरामदायक खोल में सिमटी हुई थी, वो अचानक इतनी खोखली कैसे हो गई कि देश का सोना गुप्त रूप से गिरवी रखना पड़ा। सच कहूं तो ये किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन ये 1990 की वो कड़वी सच्चाई है जब दशकों पुरानी आर्थिक नीतियां ताश के पत्तों की तरह ढह गई थीं। अगर हम इसकी तकनीकी गहराइयों में जाएं, तो 1990-1991 का ये आर्थिक पतन असल में एक बहुत ही भयंकर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी भुगतान संतुलन का संकट था। आसान भाषा में कहें तो हमारे पास वो विदेशी मुद्रा, खास तौर पर डॉलर्स, जिनसे हम दुनिया भर से अपना जरूरी सामान खरीदते हैं, वो लगभग खत्म हो चुके थे। रिजर्व्स बिल्कुल पाताल में जा गिरे थे। और देखिए, ऐसा रातों रात नहीं हुआ था। ये कई सालों की, बल्कि कई अलग अलग सरकारों की उन नीतियों का नतीजा था जो धीरे धीरे इस तबाही की नींव रख रही थी। भाग 1, द इल्यूजन ऑफ फॉस्टियन बार्गेन। चलिए, इस इल्यूजन को थोड़ा करीब से समझते हैं। 1980 के दशक की तरफ लौटते हैं। उस पूरे दशक की आर्थिक सच्चाई अगर एक लाइन में कहनी हो, तो वो पुरानी कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। देश मानो अपने आज के आराम के लिए अपने आने वाले कल को दांव पर लगा रहा था। बाहर से देखने पर सब कुछ बहुत शाइनी और बढ़िया लग रहा था, लेकिन हकीकत में हम अपनी कमाई से कहीं ज्यादा खर्च कर रहे थे। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इंपोर्ट्स यानी आयात पर निर्भर हो चुकी थी। तेल हो, फर्टिलाइजर हो या मशीनें, सब कुछ बाहर से आ रहा था। और इस खर्च को मेंटेन करने के लिए क्या हो रहा था? हम धड़ल्ले से भारी भरकम विदेशी कर्ज ले रहे थे। ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी, बल्कि सिस्टम में एक बहुत बड़ी खरादी आ चुकी थी, जिसने पूरे देश को विदेशी कर्जों का एडिक्ट बना दिया था। और हमारा रवैया कैसा था? बिल्कुल चलता है वाला। मतलब आग लगने के बाद कुआं खोदने की मानसिकता। सिस्टम के अंदर की सड़न पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। जब तक वर्तमान में सब कुछ ठीक ठाक और आरामदायक लग रहा था, किसी ने भी इस बात की फिक्र नहीं की कि भाई कल को जब ये भारी भरकम विदेशी कर्ज चुकाने का वक्त आएगा, तब क्या करेंगे। हम एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे थे और इसकी कीमत हमें बहुत जल्द और बहुत भारी चुकाने पड़ने वाली थी। भाग 2, द ट्रिगर, एक कड़वा डोमिनोज इफेक्ट। अब देखते हैं कि चीजें असल में बिगड़ी कहाँ से। वो कौन सा ट्रिगर था जिसने इस भ्रम के बुलबुले को फोड़ दिया। अगस्त 1990 की बात है। दुनिया के दूसरे कोने में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। अब ये कोई घरेलू समस्या नहीं थी, है ना? लेकिन ये वो बाहरी झटका था जिसने एक भयानक डोमिनोज इफेक्ट की शुरुआत कर दी। इस हमले के बाद 1990 के अंत तक आते आते दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की तरह आसमान छूने लगी। और नतीजा 1991 की शुरुआत तक आते आते विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल जमीन पर आ गिरा। जरा सोचिए, हजारों मील दूर लड़े जा रहे एक युद्ध ने हमारी कमजोर अर्थव्यवस्था पर एक ऐसा प्रहार किया जो सचमुच एक डेथ ब्लो साबित हुआ। इसकी गंभीरता को इस तरह समझिए, जो कच्चा तेल पहले $15 प्रति बैरल के आसपास मिल रहा था, वो अचानक से उछलकर $40 प्रति बैरल हो गया। अब जरा इस गणित को देखिए। हमारी अर्थव्यवस्था अपना सारा तेल डॉलर्स में खरीदती है। ऐसे में तेल की कीमतों में इस अचानक आए उछाल का सीधा मतलब था राष्ट्रीय बजट का पूरी तरह से तहस-नहस हो जाना। रातों रात हमारा तेल आयात का बिल इतना भारी हो गया कि उसे चुकाने के लिए हमारे पास डॉलर्स ही नहीं बचे थे। पर बात सिर्फ महंगे तेल पर आकर नहीं रुकी। एक दूसरा झटका भी था, एक ऐसा हिडन ब्लो जिसने सच में कमर तोड़ दी। गल्फ यानी खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय वर्कर्स को युद्ध की वजह से अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा।
इसका सीधा असर क्या हुआ? वो जो डॉलर्स रेमिटेंस के तौर पर देश वापस भेजते थे, जिन डॉलर्स के सहारे हमारी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था किसी तरह टिकी हुई थी, वो आना अचानक बंद हो गए। विदेशी पैसे का जो नल अब तक खुला हुआ था, वो मानो एक झटके में किसी ने कसकर बंद कर दिया हो। ये एक ऐसा डबल अटैक था जिसे बर्दाश्त करने की ताकत उस वक्त के सिस्टम में बिल्कुल नहीं थी। भाग 3 द डेस्परेशन हिटिंग रॉक बॉटम। गलतियों और बाहरी झटकों का ये जो सिलसिला चल रहा था, वो अब अपने क्लाइमैक्स पर था। 1991 की शुरुआत आते आते हालात ये हो गए कि खजाना सच में पूरी तरह से खाली हो चुका था। अब ये जो नंबर है ना, ये बहुत डरावना है। ये महज एक आंकड़ा नहीं है। 1.2 बिलियन डॉलर्स, ये एक इतने विशाल राष्ट्र की आखिरी बची हुई जीवन रेखा थी। भारत जैसे बड़े देश का विदेशी मुद्रा भंडार गिरते गिरते बस इतने से छोटे से अमाउंट पर आके सिमट गया था। ये इतनी खतरनाक सिचुएशन थी जिसका अंदाजा शायद देश के आम नागरिकों को उस वक्त बिल्कुल भी नहीं था। और अगर हम इस 1.2 बिलियन डॉलर्स को थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से समझें, तो इसका असल मतलब था सिर्फ 3 हफ्ते। जी हाँ, देश के पास केवल इतनी विदेशी मुद्रा बची थी कि अगले 3 हफ्तों तक जरूरी चीजों का आयात किया जा सके। बस 3 हफ्ते। अगर कुछ नहीं किया जाता तो उसके बाद देश ऑफिशियली दिवालिया हो जाता, बिजली कट जाती, फैक्ट्रियां रुक जाती और जरूरी सामानों की सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ जाती। ऐसी खौफनाक और डेस्परेट सिचुएशन में देश को किसी भी तरह चालू रखने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए गए जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुए थे, और वो भी पूरी तरह से गुप्त रूप से। मई 1991 में तत्कालीन सरकार ने $200 मिलियन के एक छोटे से लोन के जुगाड़ के लिए 20 टन जब्त किया गया सोना चुपचाप स्विट्जरलैंड भेज दिया। लेकिन ये भी काफी नहीं था। कुछ ही महीनों बाद हालात इस कदर बिगड़ गए कि हमें अपना 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास भेजना पड़ा। अलग अलग सरकारों को देश को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ा। अब जरा इस पूरे ऑपरेशन के दौरान के उस सिनेमाई तनाव की कल्पना कीजिए। देश का सोना ले जा रही एक वैन का मुंबई के बीचों बीच अचानक टायर पंचर हो जाता है। एक खराब सी वैन जिसके अंदर राष्ट्र की पूरी संपत्ति रखी है और उसके चारों तरफ हथियारों से लैस डरे हुए गार्ड्स खड़े हैं। सच बताऊं तो उन्हें डर इस बात का नहीं था कि कोई वो सोना लूट लेगा। उन्हें असली डर इस बात का था कि कहीं देश की जनता को इस कड़वी सच्चाई की भनक न लग जाए, क्योंकि अगर बात बाहर आ जाती तो सबको पता चल जाता कि हिडन भारत को लिटरली गिरवी रखा जा रहा है। ये बात उस गहरी हताशा, उस डिस्परेशन को दिखाती है जो एक खाली खजाने की सच्चाई को अपने ही लोगों से छिपाने के लिए उस वक्त महसूस की जा रही थी। राष्ट्र की साख पूरी तरह से दांव पर थी और अंदर ही अंदर सिस्टम बुरी तरह से चरमरा रहा था। भाग 4 द लेगेसी सेल्फ रिलायंस ओवर स्वीट डील्स। तो इस पूरे घटनाक्रम से, इस पूरे क्राइसिस से हमने आखिर क्या सीखा? ये सिर्फ एक इकोनॉमिक फेलियर की कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि स्वीट डील्स के लालच से कहीं ज्यादा जरूरी है सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भर होना। संदेश एकदम साफ है। कोई भी देश हॉट मनी और भारी भरकम ब्याज वाले विदेशी कर्ज के भरोसे नहीं चल सकता। एक मजबूत राष्ट्र की असली ताकत उसकी आत्मनिर्भरता में ही है। विदेशी बैंकों पर हद से ज्यादा निर्भर रहना और अपने सिस्टम की अंदरूनी कमजोरियों को इग्नोर करना, ये एक ऐसी भारी गलती है जो किसी भी देश को घुटनों पर ला सकती है। लेकिन क्या सच में हमने इतिहास से सबक लिया है? अगर हम आज देखें तो एक मॉडर्न ट्रेंड नजर आता है जिसे द डेंट कोक पैराडॉक्स कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि देश अपना कच्चा माल तो कौड़ियों के भाव एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर उसी से बने फिनिश्ड गुड्स को 10 गुना ज्यादा कीमत पर वापस खरीदते हैं। ये चीज हमें उसी पुरानी गलती की याद दिलाती है, अपनी स्ट्रक्चरल कमजोरियों को तब तक इग्नोर करना जब तक कि पूरी इमारत ही न ढह जाए। ऐसा लगता है कि वो जो आग लगने के बाद कुआं खोदने वाली आदत है ना, वो आज भी पूरी तरह से गई नहीं है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या आज की मॉडर्न इकोनॉमीज भी वही पुरानी ढांचागत गलतियां दोहरा रही हैं, या फिर 1990 का वो कड़वा सबक सचमुच सीख लिया गया है? क्या बिना मेहनत की कमाई और वो स्वीट डील वाली मानसिकता आज भी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक साइलेंट खतरा बनी हुई है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।